पॉइंट नोट करके या स्टार करके लिखिएगा। कुछ कर या टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। कुछ कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, उसका संग्रह या जमा, उसका संग्रह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और संपूर्ण उपयोग स्वयं केंद्र सरकार करता है। और संपूर्ण उपयोग स्वयं केंद्र सरकार करता है, जैसे सेवा कर और सीमा शुल्क। जैसे सेवा कर और सीमा शुल्क। अगला, केंद्र सरकार लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार लगाता है, केंद्र सरकार वसूल करता है। केंद्र सरकार वसूल करता है और केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। बंटवारा कर दिया जाता है। दोस्त रुकिएगा, कल एक पॉइंट मिस हो गया था, छूट गया था वित्त आयोग में। अब आप यहां पर कह सकते हैं ना कि सर किस आधार पर बंटवारा करता है, क्या होता है। तो कल हमने वित्त आयोग आपको बताया था कि 14वां वित्त आयोग जो है वो समाप्त हुआ है। तो आप कार्यरत कौन सा है? 15वां। बिल्कुल सही, कार्यरत जो है वो 15वां वित्त आयोग है। तो केंद्र सरकार का जो वित्त आयोग है वहां पर आप देखे होंगे तो हमने बताया था कि इसका मुख्य कार्य ही होता है केंद्र और राज्य के बीच क्या करना, राजस्व का बंटवारा करना। तो यही राजस्व है, बंटवारा करने की बात। तो 14वें वित्त आयोग, अगर आप 2017-18 वाला जो दरोगा दिए होंगे तो वहां पूछा था कि 14वें, बिहार दरोगा की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सवाल पूछा था कि 14वें वित्त आयोग के आधार पर राज्य सरकार को कुल आय का जो भी टैक्स वगैरह से आता है कितना प्रतिशत दिया जाता है। तो 14वें वित्त आयोग के सिफारिश पर राज्य को 42%, राज्य को 42% जो है भुगतान होता है। तो अगर आपका वित्त आयोग में जगह है तो वहीं पर इसको नोट कर लीजिए। यह है किसके आधार पर? 14वें वित्त आयोग के सिफारिश पर। अगर आपके पास वहां जगह है तो वहां, नहीं तो कहीं नोट करके लिख लीजिए। 14वें वित्त आयोग के सिफारिश पर राज्य को कुल मतलब कितना? कुल मतलब 100%। तो 100% का कितना प्रतिशत राज्य को जाएगा? 42%। 13वें में था यह 10% कम, 32% था। 15 में तो अभी कार्य करना प्रारंभ ही किया। तो अर्थात जो हमने अभी लिखा है कि केंद्र लगाता है, केंद्र वसूल करता है और केंद्र तथा राज्य के बीच उसका बंटवारा कर लेता है, विखंडन कर लेता है। तो कितना विखंडन करेगा? 42%। वो कौन सा कर है? तो इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर। इनकम का टैक्स या आयकर और निगम कर, आयकर और निगम कर। अगला, कुछ कर केंद्र सरकार लगाता है। कुछ कर केंद्र सरकार लगाता है, केंद्र सरकार वसूल करता है, केंद्र सरकार वसूल करता है और संपूर्ण आय राज्य सरकार को, और सौंप देता है।
संपूर्ण आय राज्य सरकार को सौंप देता है। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा रेलवे भाड़ा या माल भाड़े पर लगने वाला टैक्स, रेलवे माल भाड़े पर लगने वाला टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि इत्यादि। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई सवाल जो आपको न समझ में आया हो, कोई पॉइंट, तो बेझिझक आप पूछ लें, कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये समझाकर क्लियर करें। चलिए, तो यहां तक हमारे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर दोहराते, अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें, लिखें, हम आपको उसका उपाय बता देंगे। जैसे भी जहां से भी होगा, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक बार पढ़िए, कोशिश ना करिए कि उसके लिए फिर दोबारा समय देना हो। जहां अच्छा लगे वहां पढ़िए, करिएगा। अब आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर 2-3 सवाल यहां से पूछा जाता है और बनता है, जो पीछे हमने कहा भी था कि वो एक अलग टॉपिक ही है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट वैल्यू एडेड टैक्स, फुल फॉर्म होता है इसका वैल्यू एडेड टैक्स। तो अपने यहां, सॉरी दोस्त बुरा लगे तो, पर हमारा काम है समझाना। तो अपने यहां कर देने वाले कम, आप बदले में सब्सिडी वगैरह या अन्य सुविधा लेने वाले अधिक हैं। जैसे हम आप चलते हैं रोड पर, अरे सरकार गड्ढा कर दी है। सरकार गड्ढा कहाँ की है दोस्त? गड्ढा तो हमारे आपके द्वारा, जब सरकार कहती है कि इस गड्ढा की भरपाई के लिए, उसमें उनके यहाँ भी चोर हैं, ऐसा नहीं है। तो सरकार कहती है कि तो हम आप देते नहीं हैं। लगभग 8 से 9% लोग, कुल जनसंख्या का हमारे अनुसार, जहाँ तक हमें नॉलेज है, इतने ही लोग जो हैं टैक्स की भरपाई करते हैं। तो सॉरी, समझाने के कारण हमने इसका चर्चा किया। तो सरकार भी क्या करती है कि विभिन्न माध्यमों से उसका भुगतान करना चाहती है, तो इसीलिए इसको भी लाने का श्रेय था। वैल्यू मतलब अगर ऐसे कोई नहीं दे रहा है तो प्रत्येक वैल्यू के आधार पर, मूल्य के आधार पर क्या करिए कि कर को जोड़ते जाइए। तो प्रत्येक वैल्यू के आधार पर कर को जोड़ते जाते, इसीलिए नाम पड़ गया वैल्यू एड, मतलब जोड़ना, और टैक्स मतलब कर, अर्थात हिंदी में क्या होगा? मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। इसको लाने का श्रेय, हमारे यहां जो भी कुछ ऐसा काम वगैरह होता है दोस्त, तो वो काम किसी न किसी समिति, जो उस क्षेत्र के जानकार होते हैं, उनके द्वारा लाया जाता है कि उनको गठन किया जाए कि इसको लाने से क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या अगर जनता के ऊपर लगाया जाएगा तो कितना विरोध होगा कि नहीं होगा, ये सारा चीज उसमें डाला जाता है। लाया जाएगा तो कितने दिनों के लिए लाया जाए, नहीं तो क्या, तो ये सारे चीजों के लिए समिति होती है। तो ठीक उसी प्रकार से वैट को लाने का श्रेय, जो हम आप क्वेश्चन के रूप में पढ़ते हैं, तो कहा जाता है कि वैट लाने का श्रेय एल.के. झा समिति, वैट लाने का श्रेय एल.के. झा समिति के द्वारा लाया जाता है। लेकिन अगर इसको विस्तार पूर्वक पढ़िएगा, बहुत बड़े में अगर किसी का होगा, आपका ऑप्शनल पेपर वगैरह होगा, वहां पढ़े होइएगा, तब मुख्य रूप से यह वैट अगर कहिएगा तो इस समिति के सिफारिश पर नहीं आता है मुख्य रूप से। लेकिन वन लाइनर जो होते हैं सवाल, जो हम आप देते हैं वनडे एग्जाम, उसमें अक्सर यही मिलता है, एल.के. झा समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए। तो वहां पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह सिफारिश जरूर करते हैं वैट लाने का, लेकिन वैट पूर्ण रूप से नहीं आता है इनके सिफारिश पर। पूर्ण रूप से वैट जो आता है वो आता है असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता समिति के सिफारिश पर पूर्ण रूप से वैट को लाया जाता है। लेकिन पुनः फिर बार बार कह रहे हैं, पूछता क्या है, तो एल.के. झा किस समिति से? असीम दास 9 के हिसाब से सवाल मिलेंगे,
कहीं नहीं मिलेगा, न के हिसाब से 1% कहीं दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन नहीं मिलेगा। यह अक्सर पूछता है एल के झा का संबंध किससे है, तो वैट क्या है, अप्रत्यक्ष कर से। तो वैट लाने का श्रेय जो है या इसकी शुरुआत करने का जो श्रेय है वो है किस समिति पर, तो एल के झा समिति पर। लेकिन पूर्ण शब्द जुट जाएगा तो असीम दास गुप्ता समिति के सिफारिश पर वैट लाया गया था। वैट पूर्ण रूप से नहीं आता है, इसको क्रमानुसार लाया जाता है। क्रमानुसार मतलब वैट लाने से पूर्व जब यह संस्था या यह समिति गठित हुई, तो गठित होने के बाद सबसे पहले आया वो आया MAN, मैन, VAT, वैट। क्या आया, मैन वैट। कब आया, इस भी आपको याद नहीं रखना, नहीं पूछता है, 1976 में वैट को लाने से पहले क्या लाया गया, मैन वैट। यह लाया जाता है, यह लगभग 10 साल कार्य को संपन्न करता है, तब आ जाता है 10 वर्ष के बाद, मतलब 1986 में MOD, VAT, मोड वैट, मैन वैट, मोड वैट। और तब 2000 ईस्वी में आ जाता है आपका, वो आता है वैट। 2000 ईस्वी से यह लगभग 17 तक काम करता है और अंत में वर्तमान में आता है क्या, GST। मैन वैट, मोड वैट, वैट। तो GST अलग टॉपिक है, बताते हैं, तो इस पर आते हैं। अब नहीं, बीच में एक और आएगा, मैन वैट, मोड वैट, उसके बाद सेन वैट, CENVAT, सेन वैट, और तब वैट, तब GST। मैन वैट, मोड वैट, सेन वैट, वैट और GST। 90 के आसपास का पेपर पढ़िएगा तो यह और यह कहीं कहीं दिखेगा, ये लोग नहीं दिखे। लेकिन उसके बाद पढ़िएगा तो आपको ये और ये दिखेगा। यहां से क्या सवाल बनता है वो समझिएगा। पूछता है सवाल अक्सर, ये सवाल न के हिसाब से आपको मिलेगा, क्योंकि उतना पुराना क्वेश्चन बैंक आपके पास नहीं होगा, ना उपलब्ध हो सकता है। अगर हो जाए तो मिल सकता है, तो वहां होगा, नहीं तो अक्सर जो सवाल मिलेगा वो यहां से मिलता है। पूछेगा सेन वैट का संबंध किससे है, क्या पूछेगा, सेन वैट का संबंध किससे है। तो देखिएगा वहां पर कहीं कहीं पर आंसर देगा वैट, कहीं कहीं पर आंसर या अधिकांश का आंसर क्या देगा, वैट। और कहीं कहीं पर आंसर देगा बिक्री कर, सेल टैक्स, बिक्री कर। तो आप समझिएगा, पूछे ऑप्शन, मेन वैट का संबंध किससे, वैट से। क्वेश्चन अगर पूछे पुराना वाला, मोड वैट का संबंध किससे, वैट से। सेन वैट का संबंध किससे, वैट से। अगर यह ऑप्शन में नहीं हो तो क्या हो जाएगा, बिक्री कर, क्या हो जाएगा, बिक्री कर। फिर से अगर इस सभी का संबंध, वैट का भी संबंध पूछे तो क्या चला जाएगा, बिक्री कर। कोई दिक्कत? तो एल के झा समिति के सिफारिश पर वैट लाया जाता है। पूर्ण रूप से यह वैट असीम दास गुप्ता समिति के सिफारिश पर लाया जाता है। यह क्रमानुसार लाया जाता है। मैन वैट 1976 में, 10 वर्ष के बाद आपका मोड वैट के बाद सेन वैट के बाद वैट को लाया जाता है, फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। इसके बाद कहीं कहीं पर आपको सवाल होगा, 2005 के आसपास से जब जाइएगा तो सवाल मिलेगा कि वैट को सबसे पहले किसने लागू किया, सबसे बाद में किसने लागू किया। यही 5-6 सवाल जो हैं वह यहां से आता है। 1976, 86, 2000, 2005, 2017। तो यह था आपका वैट। अब आते हैं, तो हमने क्या कहा, 3 सवाल और बनेगा। कहीं कहीं पर ईयर, उस समय 5 में देखिएगा तो करेंट के रूप में पूछता है वैट लाया गया, तो कहीं 2005, कहीं 2006। अगर दोनों ऑप्शन में तो पहला लीजिएगा 5, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2 वर्ष को लेकर होता है, पिछले क्लास में हमने समझाया था। तो वैट सबसे पहले लाने का श्रेय जो है वह हरियाणा को जाता है। वैट सबसे पहले लागू करने वाला राज्य हरियाणा है।
और सबसे बाद में वैट लागू करने वाला राज्य जो है वह आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे बाद में लागू करने वाला राज्य वैट को कौन है? उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर एक सवाल जो है वह पेन ऑफ मिस्टेक है। यहां पर एक सवाल पेन ऑफ मिस्टेक। अब पेन ऑफ मिस्टेक क्या है? अगर सवाल गौर से सुनिएगा, हमने वहां क्या कहा कि राज्य को लागू करने वाला कौन? तो हरियाणा है। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछ दे राज्य स्तरीय शब्द, गौर से समझिएगा, वहां हम क्या कहें कि पहला राज्य हरियाणा, लेकिन सवाल अगर हो कि राज्य स्तरीय वैट लाने का श्रेय, आंसर परिवर्तित हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर से समझिएगा, सबसे पहले राज्य में वैट लगाने वाला तो हरियाणा, बिल्कुल सही। लेकिन वहीं पर क्या जुट जाएगा? राज्य स्तरीय वैट लाने का श्रेय तो कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो लिख लीजिए, एल.के. झा समिति के वैट को लिखिएगा, एल.के. झा समिति के, एल.के. झा समिति के सिफारिश पर वैट को लाया गया, वैट को लाया गया, लेकिन पूर्ण रूप से असीम दास गुप्ता के सिफारिश पर, असीम दास गुप्ता के सिफारिश पर वैट को लाया गया, वैट को लाया गया। इसे क्रमानुसार, अगर इस तरीका का बनाना है तो इस तरीके से बना लीजिए, या नहीं तो हम लिखा दे रहे हैं उस तरीके से, क्रमानुसार, इसे क्रमानुसार लाया जाता है। सबसे पहले मैन वैट 1976, ईस्वी यहां याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं भी लिखे हैं तो काम चल जाएगा। कभी नहीं ईस्वी पूछा है, ईस्वी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह में पूछा जाता है, यहां नहीं। तो सबसे पहले मैन वैट, मैन वैट के बाद 10 वर्ष के बाद मोड वैट, फिर 2000 ईस्वी में सेन वैट, 2000 ईस्वी में सेन वैट, उसके बाद आपका है वह है आपका वैट, उसके बाद क्या है? वैट। वहां पर लिख लीजिए ब्रैकेट करके, पुनः दोहराते हैं, या सब कुछ भी पूछे तो संबंध किससे? वैट से, और सबका संबंध किससे? तो बिक्री करते। लिख लीजिएगा, इन कर का संबंध बिक्री कर से है, इन कर का संबंध बिक्री कर से है। हो गया? चलिए आगे नोट करके, स्टार करके जो सवाल पूछता है वो, हाँ 2005-6 में आता है वैट, तो 5-6 का करंट के रूप में पूछा है, कब आया है वैट। चलिए आगे लिखिए नोट करके, हरियाणा सबसे पहले, हरियाणा सबसे पहले वैट को लागू किया था, हरियाणा सबसे पहले वैट को लागू किया था। सबसे अंत में या बाद में, सबसे अंत में या बाद में यूपी, उत्तर प्रदेश ने वैट को लागू किया, उत्तर प्रदेश ने वैट को लागू किया। हो गया? चलिए अब नोट करके, स्टार करके, कम 9 के हिसाब से होता है, फिर भी जानकारी रखिएगा। सवाल वह क्या है? तो राज्य स्तरीय वैट लाने का श्रेय,
राज्य स्तरीय वैट लाने का श्रेय राज्य स्तरीय शब्द जुड़ा हुआ है, लाने का श्रेय महाराष्ट्र को जाता है, महाराष्ट्र को जाता है। हो गया? किसी कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं जीएसटी। चलिए तो अब बैट समझ गए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगला है वो है आपका जीएसटी। फुल फॉर्म है गुड्स एंड मतलब और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब यह लाया गया था दोस्त, हमें आपको जानकारी नहीं थी, हमें तो थी, आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को नहीं था पता, तो बड़ा हल्ला हुआ था कि नहीं यह सरकार को नहीं लगाना चाहिए, इससे ये होगा जनता को, वो होगा जनता को। नहीं, इससे जनता को बेनिफिट है दोस्त। कैसे बेनिफिट है? एक छोटा सा उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। छोटा सा उदाहरण मतलब इससे पहले क्या था? वैट था। अब यहां पर लिखते हैं वैट, यहां पर लिखते हैं जीएसटी। समझिएगा, वैट तो क्या कहता है? वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी क्या कहता है? गुड्स एंड और शब्द सर्विस टैक्स। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कोई भी वस्तु हो, पहले वैट के समय का लेते हैं फिर जीएसटी के समय का लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु, यही वस्तु है, मान लीजिए यह कपड़ा, इस कपड़ा में को हम 100 रुपये में खरीदे। कितना में खरीदे? 100 रुपया। मान लीजिए वैट के समय भी खरीदे तो 100 रुपया, और जीएसटी में भी समय भी खरीदे तो 100 रुपया। दोस्त समझने का प्रयास करिएगा, जो भी 10% मान लीजिए वैट भी है और 10% कितना है? जीएसटी है। तुलना करने के लिए लेते हैं तो इस 100 रुपया में 10% वैट भी शामिल है और 10% क्या शामिल है? जीएसटी भी शामिल है। अब कोई मैन्युफैक्चरर जो है, उत्पादक वर्ग है, वो क्या किया? तो 100 रुपये में कपड़े को ले लिया। अब 100 रुपये में वह कपड़े को जब ले लिया तो उस कपड़े को अगर उसे सिलाकर बेचना है तो क्या करेगा? ले जाकर किसके पास? टेलर के पास, या कह सकते हैं दर्जी के पास ले जाता है सिलवाने के। तो दर्जी के पास सिलवाने के लिए ले गया, तो ले जाने के बाद उस पर खर्च आया मान लीजिए 30 रुपया। कितना खर्च आया? 30 रुपया। अब उसका कॉस्ट कितना हो गया? 130 रुपया। यहां पर भी खर्च कितना आया? 30 रुपया। कॉस्ट कितना हो गया? 130 रुपया। अब वो पैकिंग वगैरह करेगा, पैकिंग करके किसको देगा? होलसेलर को। होलसेलर किसको देगा? रिटेलर को। रिटेलर किसको देगा? हमको और आपको या उपभोक्ता को। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही यह रिटेल होलसेलर को देगा तो होलसेलर को देने के लिए 10% क्या लेगा? टैक्स लेगा। और 10% टैक्स लेने के बाद अपना प्रॉफिट लेगा, तब जाकर किसको देगा? होलसेलर को देगा। तो मान लीजिए प्रॉफिट वगैरह को थोड़े देर के लिए हटा लेते हैं, तो 10% क्या है? वैट है। फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू कितना है? 130 रुपया। 130 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 13 रुपया। तो इसमें 13 रुपया क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो अब इस वस्तु का कॉस्ट कितना हो गया? 143, 143। अर्थात यह विक्रेता अगर किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं लेता है तो वह अपने होलसेलर को मिनिमम कितना बेचेगा? 143, इससे कम में नहीं बेचेगा। अब आते हैं इधर, देखते हैं। तो इधर भी कॉस्ट कितना है? 130 रुपया। टैक्स कितना है? 10%। अब टैक्स 10% है तो आपके अधिकांश लोगों के मन में चला जाता है यहां भी तो 13 रुपया। नहीं, यहां क्या कहता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स ये है, इस पर टैक्स 10% इसमें क्या है? निहित है, मतलब इसमें शामिल है। तो अब टैक्स किस पर लगेगा? और शब्द है क्योंकि अलग अलग है, तो अब टैक्स इस पर सर्विस पर लगेगा। तो सर्विस चार्ज कितना है? 30 रुपया। 30 रुपया का 10% 3 रुपया। यहां कहने का मतलब कि अगर वैट हम लोग जो दे रहे थे वहां पर अगर कोई मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा और
कॉस्ट पर केवल बेचेगा, 1% भी प्रॉफिट नहीं लेगा, तो मिनिमम कितना बेचेगा, और वही जीएसटी में कितना बेचेगा, 133 रुपया। फिर यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए यह रिटेलर को देगा, तब फिर 143 का 10% निकलेगा। यहां किसका निकलेगा, इसका 10% निकलेगा। फिर वहां से हमारे आपके पास आएगा, तो फिर उसके वैल्यू पर लगेगा, और यहां केवल और केवल सर्विस पर लगेगा। तो इसीलिए अगर इस दोनों की तुलना की जाए तो हमारे हिसाब से, जहां तक हमें नॉलेज है, वैट से बेटर क्या है, जीएसटी है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं, समझते हैं जीएसटी को। कोई दिक्कत? तो जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखिए, जीएसटी अगर चर्चा किया जाए तो लाने का श्रेय, सर्वप्रथम इसकी जो शुरुआत होती है वो किया जाता है भारत रत्न माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, स्वर्गीय। उन्होंने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत कर दी थी। जब उनके सरकार का गठन होता है तो वह आंकलन करते हैं, तो वह देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स की तुलना में इनडायरेक्ट टैक्स जो है वह काफी अधिक है। क्योंकि हमारे यहां डायरेक्ट टैक्स की मैक्सिमम सीमा है, वो है 30%। कितना है? 30% मैक्सिमम सीमा है यह। मतलब कोई आदमी अगर डायरेक्ट टैक्स भरेगा तो मैक्सिमम कितना भरेगा? 30%। लेकिन उनके समय में इनडायरेक्ट टैक्स जो था वो था मैक्सिमम 32%, 32%। तो उन्होंने देखा कि देश की जनता डायरेक्ट से ज्यादा किसका भुगतान करता है? इनडायरेक्ट का भुगतान करता है। तब उन्होंने इस पर गौर करते हुए कहा कि कुछ ऐसे चीज को लाया जाए जिससे डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स जो है वह कम हो, हमेशा कम, और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन उनकी सरकार कुछ अधिक समय तक कार्यरत नहीं होता है। तब मुख्य रूप से इसके लिए जो समिति का गठन किया जाता है या लाने का कार्य किया जाता है वो होता है असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता की समिति के द्वारा जीएसटी की सिफारिश की जाती है। धीरे धीरे कार्य आगे की ओर बढ़ता है और तब आगे चलकर केलकर समिति, इसलिए पूछा है कई बार किसके सिफारिश पर? केलकर। आगे चलकर फिर से इस जीएसटी के लिए केलकर समिति का गठन किया जाता है। कौन सी समिति का? केलकर समिति का गठन किया जाता है। अब केलकर समिति गठन होती है, आगे चलकर वाजपेयी जी के सरकार समाप्त होते हैं, मनमोहन सिंह जी की सरकार का गठन हो जाता है। और उस समय 2006 ईस्वी में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम साहब ने, जब यह समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है केलकर समिति, तब पी चिदम्बरम साहब ने, वित्त मंत्री जो थे भूतपूर्व, उन्होंने इस बिल को लाकर क्या करते हैं, यहां पर संसद भवन में प्रस्तुत करते हैं और इस चीज की जानकारी देते हैं। इस चीज की जानकारी देते हैं और घोषणा करते हैं कि 2010 ईस्वी से जीएसटी को लागू कर दिया जाता है। और इस संदर्भ में सबसे पहली बार जीएसटी को लेकर 101वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जानते ही हैं कि जब संविधान में किसी नई चीज को लाकर शामिल किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसे ही संविधान संशोधन कहते हैं। यह दो प्रकार से होता है, अक्सर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यसभा या लोकसभा में, लेकिन संविधान मुख्य रूप से दो ही प्रकार से, या तो जो भी उपस्थित लोग हैं उसकी बहुमत से जो है वह उसे पारित कर दे, और या नहीं
तो केंद्र राज्य के बाद कुल राज्य का 50+1% राज्य उसे अनुमति दे दे तो वह संविधान संशोधन हो जाता है। तो सबसे पहले जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश 2010 ईस्वी में जो है यह जीएसटी पिछली सरकार मनमोहन सिंह जी का जो था, माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का, उस सरकार ने इसे किसी कारणवश लागू नहीं कर सका और वह जो 101वां संविधान संशोधन था जीएसटी को लेकर वहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे चलकर पुनः जो है वह आपको फिर से उसी सरकार का गठन होता है और सरकार निर्धारित करती है कि 2012 ईस्वी 1 अप्रैल 2012 से जीएसटी को लागू किया जाएगा और फिर से 115वां 115वां संविधान संशोधन किया जाता है। 115वां संविधान संशोधन किया जाता है और वहां पर भी यह 1 अप्रैल 2012 से लागू नहीं होता है, अर्थात यह संविधान संशोधन भी क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। फिर से कार्य को संपन्न किया जाता है, केलकर समिति रहती ही रहती है और उसी दरमियान जो है आगे चलकर केलकर जी को 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। कल बताए थे वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग 2015 में गठन होती है और 2014 में सरकार जो है परिवर्तित होती है। 2014 ईस्वी में 2014 में सरकार परिवर्तित होती है और वर्तमान की जो केंद्र सरकार है वही सरकार इससे पूर्व गठित होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 2014 ईस्वी में सरकार का गठन किया जाता है और वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली साहब होते हैं। केलकर जी 2015 में आकर वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं और यह अब पूर्ण रूप से सिफारिश करते हैं कि इसको लागू कर देना अनिवार्य है। तब वह सरकार जो है वह पुनः 122वां पुनः 122वां संविधान संशोधन को जो है करवाती है। और अब अगर पूछे सवाल कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया तो क्या होगा, 122वां संविधान संशोधन। 122वां संविधान संशोधन करवाते हैं और ले जाकर 279 को आर्टिकल या अनुच्छेद 279 के क में जीएसटी को लाकर शामिल कर देते हैं और वहां पर एक जीएसटी परिषद के नाम से जो है शब्द को जोड़ा जाता है या गठन किया गया, जिस परिषद में या उस परिषद के अध्यक्ष जो है वह वित्त मंत्री को मान लिया जाता है। उस परिषद के अध्यक्ष किसको मान लिया जाता है, वित्त मंत्री को मान लिया जाता है। और वित्त मंत्री जो है अपने साथ साथ राज्य के परिषद का जो भी उसमें दर्शाया गया, उसमें लिखा गया राज्य के वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री, क्योंकि कई राज्यों में मुख्यमंत्री के पास से ही वित्त मंत्री का भी अधिकार होता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री जिसे नामित करते हैं या स्वयं उसके सदस्य होते हैं। लेकिन अधिकांश जगह पुनः दोहराते हैं वित्त मंत्री के साथ साथ राज्य के वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं। और इसी परिषद के द्वारा, जैसे भी हाल ही में आप देखे होंगे 2-4 दिन पहले कि जीएसटी का 41वां जो है जीएसटी परिषद का बैठक किया गया। तो समय समय पर यह जो परिषद होता है वह गठन होता है और गठन होने के बाद जो है वह विभिन्न चीजों में परिवर्तन करता है कि जीएसटी की दर जो चल रही है वो होनी चाहिए या इसमें कम किया जाए, किस चीज को किस में शामिल किया। तो यही परिषद का गठन है। तो अब आते हैं फिर से पीछे अपने बातों पर कि जैसे ही 13वें वित्त आयोग का गठन 2015 ईस्वी में किया जाता है और यही केलकर साहब या
कह सकते हैं हम आप विजय केलकर, उन्होंने सरकार को प्रस्ताव दिया या बतलाता है। और वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब जो हैं कितना 122वां संविधान संशोधन, जो भी मंत्रिपरिषद है 122वां संविधान संशोधन के द्वारा 279 के कॉप में लाकर शामिल कर देता है जीएसटी को। कोई दिक्कत? तब आगे चलकर जैसे यह चीज गठित हो जाती है तो हमारे यहां अधिकांश चीज जो है इस तरह का, वो वित्तीय वर्ष जिस दिन शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है, उसी दिन से लागू किया जाता है। और वित्तीय वर्ष हमारा जो प्रारंभ होता है वो होता है 1 अप्रैल से। लेकिन यह जो है वह वित्तीय वर्ष को लेकर ना कहा जाता है कि 1 जुलाई पूछा है कई बार डेट नया में, या इसी को कह सकते हैं तो जून के 30 तारीख के मिडनाइट में, जून के 30 तारीख के मिडनाइट में मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संपूर्ण देश को संबोधित करते हुए इसे लागू किया। और 1 जुलाई 2017 से, डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 से यह कर संपूर्ण देश में लागू हो जाता है। दिक्कत नहीं। अब यह कर जब संपूर्ण देश में लागू हो जाता है तो इसका एक टैगलाइन बन जाता है, 1 कर और 1 देश। मतलब अब संपूर्ण देश में जो है वह एक ही कर लगेगा या बिक्री कर होगा। जो हमने पीछे कर का टाइप ऑफ टैक्स में या कर के प्रकार में आपको समझाया था, बतलाया था कि अब जो भी हैं इनडायरेक्ट टैक्स वह सभी के सभी क्या हो गए हैं, जीएसटी में आकर शामिल हो जाते हैं। तो यही था 1 देश और 1 कर, और 1 जुलाई 2017 से यह संपूर्ण देश में लागू हो जाता है। अब जीएसटी, तो जीएसटी को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जीएसटी को मुख्य रूप से 4 भाग में, हमारे हिसाब से कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है तो हमें बताएं जरूर, फिर से याद रखिएगा, रिकॉल कर लीजिए क्योंकि मिटा रहे हैं। तो जीएसटी संविधान संशोधन कौन सा, 101, 115। लेकिन जैसे ही सवाल पूछ दे कि जीएसटी मुख्य रूप से किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, 101 भी हो, 115 भी हो और 122 भी हो, तो आंसर क्या होगा, 122वां संविधान संशोधन के द्वारा। कहां पर इसको शामिल किया गया, तो आर्टिकल 279 के क या ए में इसको शामिल किया गया है। कोई दिक्कत नहीं। असीम दास गुप्ता समिति आता है, लेकिन मुख्य रूप से लागू वगैरह कहिएगा तो कौन सा, केलकर समिति के सिफारिश पर। परिषद वगैरह से विशेष सवाल नहीं बनता है, अगर बनेगा तो एक लाइन याद रखिएगा कि परिषद का अध्यक्ष या जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होते हैं। अब वर्तमान में कौन होंगे, बिल्कुल निर्मला सीतारमण। चलिए आगे चलते हैं। तो जीएसटी को 4 वर्ग में बांटा गया है, CGST, SGST, UGST और IGST। समझिएगा दोस्त, ये नहीं, ये और ये कभी कभार पूछ देता है। CGST नाम से ही फुल फॉर्म क्या होगा, C से सेंट्रल, G से गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो क्या आ जाएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अर्थात पीछे जो हमने आपको बताया था कि केंद्र सरकार का जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो अब किस में समाहित हो गया, CGST में। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
तो आप देखते होंगे, अगर बिल वगैरह देखिएगा तो अक्सर बिल पर मिलेगा कि अगर किसी वस्तु पर 18% जीएसटी आपसे लिया होगा तो देखिएगा, लिखिएगा 9% CGST और 9% SGST, मतलब वो पैसा वहीं पर बट गया है। हो गया। SGST का मतलब क्या हुआ? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। UGST, यूनियन किसको कहा गया है? केंद्र शासित प्रदेश को, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, तो वहां पर जो जीएसटी होगा, क्योंकि यह तो स्टेट के लिए है, तो वहां पर जो होगा वो क्या हो जाएगा? यूनियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST, इंटीग्रेटेड, मतलब जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर जो किसी वस्तु वगैरह पर लगाया जाए, तो IGST, ये 4 वर्ग में जीएसटी को बांटा गया है। किसी कोई दिक्कत? चलिए, CGST, SGST, UGST और IGST। जीएसटी का दर क्या है? तो जीएसटी का दर है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो यह जो है वह जीएसटी का दर है। एक जब लागू हुआ था उसी समय यूपी में सवाल पूछा गया था कि जीएसटी का दर कितने प्रकार के हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीरो को नहीं लेते हैं और लिख दिए कितना? 4। लेकिन नहीं दोस्त, 5 है। जीएसटी का दर कितना है? तो 5 है। जीरो भी उसमें शामिल है, निहित है। नहीं होता तो फिर वस्तु को जीरो में शामिल करता ही नहीं। इस चीज को याद रखिए, शामिल है वो। तो 0% में उन वस्तुओं को शामिल किया गया है, रखा गया है जो वस्तु आवश्यकताएं की हैं, कि जिसके बिना काम ना चल सके। अधिकांशतः खाद्य पदार्थ वगैरह जो है वह जीएसटी आवश्यकता से थोड़ा सा ऊपर, कि हाँ उसके बिना भी ना के हिसाब से, तो 5%। फिर उससे जो है 12% में शामिल होता है 18, और 28 में लग्जेरियस चीजों को जो है शामिल किया जाता है, जैसे महंगे गाड़ी, महंगे होटल, टूरिस्ट वगैरह के लिए, तो वो 28 में आते हैं। तो अब देखिए, मैक्सिमम हमारे पास डायरेक्ट टैक्स कितना है? 30, और इनडायरेक्ट कितना हो गया? मैक्सिमम 28। तो यह 5 प्रकार के जीएसटी हैं। ये हो गया इसका जीएसटी का प्रकार। कोई दिक्कत नहीं। अक्सर इसमें, अब देखिए आप, बहुत सारे लोग होंगे सर इसमें क्या क्या जाएगा, क्या क्या, तो अक्सर परिवर्तित होता है। कभी इसके वस्तु को इसमें शामिल कर दिया जाता है, कभी इसके वस्तु को इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो वस्तु को लिखने की कोई वैसी आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं जो मुख्य सवाल बनता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है वो, विश्व में सबसे पहले, जिनको लिखना होगा लिख लीजिए, ये समझाने वाला था तो हम समझा दिए, और जो मेन पॉइंट है जहां सवाल तो वो बता दिए हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। विश्व में सबसे पहले जीएसटी लाने का श्रेय फ्रांस को जाता है 1954 में। विश्व में सबसे पहले जीएसटी लाने का श्रेय फ्रांस को जाता है, लेकिन भारत कनाडा मॉडल, कई बार पूछा है, लेकिन भारत कनाडा मॉडल पर जीएसटी को अपनाया है। भारत कनाडा मॉडल पर जीएसटी को अपनाया है। विश्व में वर्तमान में लगभग 100 से अधिक देशों में, विश्व में वर्तमान में लगभग 100 से अधिक देशों में, 100 से अधिक देशों में जीएसटी कार्यरत है, जीएसटी कार्यरत है। लेकिन सबसे अच्छा जीएसटी विश्व स्तर पर,
लेकिन सबसे अच्छा जीएसटी विश्व स्तर पर न्यूजीलैंड का माना जाता है। न्यूजीलैंड का माना जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, इसका टैगलाइन क्या था? एक देश एक कर। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा इसका टैगलाइन, एक देश एक कर। डेट 1 जुलाई 2017। डेट 1 जुलाई 2017। अगला पॉइंट स्टार करते हुए लिखिएगा, देश में इसे सबसे पहले अपनाने वाला राज्य असम है। देश में इसे सबसे पहले अपनाने वाला राज्य असम है और सबसे बाद में अपनाने वाला राज्य और सबसे बाद में अपनाने वाला राज्य जम्मू एंड कश्मीर। उस समय राज्य, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर। हो गया। अब जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण बातें या विविधता, 2-3 हैं जो अक्सर पूछते हैं समिति के रूप में टैक्स से, तो उसको लिखिए और चैप्टर को समाप्त करिए। लिखिए, एल.के. झा समिति, एल.के. झा समिति, केलकर समिति, केलकर समिति, चेलैया, चेलैया समिति, तीनों एक साथ लिखे हैं ना, का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। अगला, सरकारियां आयोग, सरकारियां आयोग, कौमा मदन मोहन पुंछी, मदन मोहन पुंछी समिति, पार्थ समिति, पार्थ समिति का गठन केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारा के लिए किया गया है। सरकारियां देखिएगा बहुत पूछता है, यहां से भी और पॉलिटी से भी। अगला, गीता कृष्णा की अध्यक्षता में, गीता कृष्णा की अध्यक्षता में खर्च पर सुधार करने के लिए या खर्च पर आधारित सुधार करने के लिए, यहां खर्च का मतलब है टैक्स वगैरह के पैसे को जो इधर उधर ज्यादा अधिकांश खर्च किया जाता है, उससे एक समिति का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया। खर्च को सुधार या सीमित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। अगला, वांचू, वांचू और रेखा समिति, वांचू और रेखा समिति प्रत्यक्ष कर के लिए, प्रत्यक्ष कर के लिए, प्रत्यक्ष कर के लिए, वाई.बी. रेड्डी आयकर के लिए। अगला, वाई.बी. रेड्डी आयकर के लिए। और अंत में एन.के. सिंह कर नीति के लिए, एन.के. सिंह कर नीति के लिए। तो चलिए, यह दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। आप जाएं,
सवाल बनाएं। आशा करते हैं आपका सवाल जरूर बनेगा।